साल 2017 वो साल जब इंडियन टीम ने रिकॉर्ड्स तो काफी तोड़े थे, चाहे वो एक ही टीम को तीनों फॉर्मेट्स में व्हाइट वॉश करना हो, 9 कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज विंस हो या फिर रेयर कैलेंडर ईयर में एक भी बायलैटरल लॉस ना होना हो। लेकिन इतनी सारी अचीवमेंट्स होने के बावजूद भी इस साल की जो सबसे बड़ी दो हाइलाइट्स थी, उसमें एक थी कैप्टन विराट कोहली और कोच अनिल कुंबले की कंट्रोवर्सी और दूसरी थी चैंपियंस ट्रॉफी की वो हार। एक ऐसी हार जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और वो भी किससे? पाकिस्तान से। ये वही चैंपियंस ट्रॉफी है जिसमें इंडिया ने ऑलमोस्ट सबको ओन कर रखा था थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जिसमें हमारे टॉप 6 बैट्समैन किसी भी दूसरी टीम के टॉप 6 के मुकाबले सबसे अच्छा था। लेकिन फिर भी आखिर ऐसी क्या वजह रही कि हमें उस टूर्नामेंट में हारना पड़ा, और वो भी इतने बुरे तरीके से, इतने शर्मनाक तरीके से, जहां पूरे टूर्नामेंट में ये लग रहा था कि ये टीम इस टूर्नामेंट को आराम से जीत जाएगी, वही उस फाइनल स्टेज पर आके हार गए। फाइनल में भारत को मिली है पाकिस्तान के हाथों करारी हार। 180 रन से हारा है भारत। लेकिन हम उस टूर्नामेंट को हारे कैसे, और आखिर कैसे हमने उस टूर्नामेंट को ओन कर रखा था वन साइडेड वे में? चलो बात करते हैं इन सभी चीजों के बारे में। ये बात है उसी आईसीसी टूर्नामेंट की जिसमें हमने प्लेयर्स एंड कोच के बीच इतनी अनबन के बाद भी फाइनल तक डोमिनेशन के साथ फेवरेट्स बनते हुए गए थे, पर जो हमें एंडिंग मिली वो अनएक्सपेक्टेड थी। लेकिन आखिर इसमें किसकी गलती थी? क्या हम इसको विराट कोहली और अनिल कुंबले के ईगो क्लैश की वजह से हारे थे, या फिर पाकिस्तान ने हमें आउटप्ले कर दिया, या फिर किसी एक स्पेसिफिक प्लेयर की गलती की वजह से हम इस टूर्नामेंट को हारे थे? Let's talk about the story of 2017 Champions Trophy and how did India lost it. बाय द वे, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने चैनल का नाम क्रिक एडिक्ट से क्रिक एडिक्ट बाय आदित कर दूं, क्योंकि मैं एम कर रहा हूँ इस चैनल का नाम आगे जाकर अपने नाम पे करने के लिए। अगर इस पे आपका कोई सजेशन या फिर रिव्यू है तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के बारे में। बैटिंग में हमारे पास थे रोहित शर्मा, जो कि इंजरी से वापसी कर रहे थे, साथ में मिस्टर आईसीसी शिखर धवन और द फियरलेस कैप्टन विराट कोहली। फिर अजिंक्य रहाणे और मनीष पांडे। हालांकि मनीष पांडे को आईपीएल के टाइम पे लेफ्ट साइड स्ट्रेन इंजरी हो गई थी व्हेन ही वाज प्रैक्टिसिंग, जिस वजह से उनकी जगह स्क्वाड में जगह दी जाती है विकेट कीपर बैट्समैन दिनेश कार्तिक को। वेल, दिनेश कार्तिक ऑफ कोर्स हमारे मेन विकेट कीपर नहीं थे, ही वाज जस्ट अ बैकअप ऑप्शन, एंड टू हुम द वन एंड ओनली MS धोनी। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की। तो ऑलराउंडर्स में हमारे पास थे युवराज सिंह, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या एंड केदार जाधव। और बॉलर्स में थे जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शामी। एंड इस टूर्नामेंट में मोहम्मद शामी इंजरी से वापसी कर रहे थे। अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी थी ये खेली जा रही थी इंग्लैंड एंड वेल्स में, जिसके लिए ये स्क्वाड एकदम बैलेंस लग रही थी। लेकिन इस स्क्वाड को भी कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज जरूर किया था, जैसे कि हमारे जो बैकअप प्लेयर्स थे जो कि हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे, वो थे ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, सुरेश रैना और शार्दुल ठाकुर। ये जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, इनका सबसे पहले कहना ये था कि आप युवराज सिंह को सुरेश रैना के ऊपर कैसे रख सकते हो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम रैना इज मोर ट्रस्टवर्दी प्लेयर। बट सेलेक्टर्स ने फिर भी युवराज सिंह पे ज्यादा ट्रस्ट दिखाया, एज वो जस्ट इंग्लैंड के अगेंस्ट 150 रन बना के आ रहे थे वनडे फॉर्मेट में। व्हाई नॉट ईशांत शर्मा? ठीक है, यू कांट ड्रॉप मोहम्मद शामी एज वो कम बैक कर रहे हैं एंड ही इज मोर ट्रस्टवर्दी, बट आप तो उनको बैकअप में भी नहीं लेके जा रहे हो। हालांकि सेलेक्टर्स ज्यादा कुछ बोलते नहीं है। एंड फिर इंडिया खेलती है अपना वार्म अप मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड फिर अगेंस्ट बांग्लादेश। अब रोहित शर्मा इंडिया का पहला वार्म अप मैच मिस कर देते हैं क्योंकि उनको अटेंड करनी थी अपने ब्रदर की वेडिंग। इंडिया वो मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट चेस करते हुए 45 रन से जीत जाती है बिकॉज ऑफ DLS मेथड। एंड जो सेकंड मैच था बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसमें हमारी बॉलिंग यूनिट कमाल ही कर देती है एंड हम बांग्लादेश को 84 पे ऑल आउट कर देते हैं। एंड इन दोनों ही वार्म अप मैचेस में हमारे लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव्स दो लोग निकलते हैं। सबसे पहले शिखर धवन और दूसरे भुवनेश्वर कुमार। आज शिखर धवन पहले मैच में ही 40 रन और दूसरे मैच में 60 रन बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार दोनों ही मैचेस में 4.5 की इकोनॉमी से भी कम इकोनॉमी से 3-3 विकेट्स ले जाते हैं दोनों मैचेस में। अब वार्म अप मैच में इतना अच्छा करने के बाद इंडिया खेलती है अपना पहला मैच बर्मिंघम में, जो कि था 4 जून 2017 को। इंडिया का पहला मैच, और वो भी किससे? पाकिस्तान के अगेंस्ट।
जिसमें पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लेती है। अब इंडियन टीम पाकिस्तान के बॉलिंग लाइनअप को बहुत ही कामली और प्रिसाइजली अटैक कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया 48 ओवर में 319 के स्कोर पे पहुंच जाती है, जिसमें सबसे बड़ी हाईलाइट थी रोहित शर्मा के 91 रन्स, शिखर धवन के 68 रन्स, विराट कोहली के नॉट आउट 81 रन्स, युवराज सिंह के 50 रन्स एंड हार्दिक पांड्या के वो लास्ट 3 बॉल पे बैक टू बैक 3 सिक्सेस, जिसने पर्सनली मुझे तो उनका फैन बना दिया था उसी दिन। एंड आई नो आप लोगों का भी वो फेवरेट मोमेंट होगा। अब जब ये टोटल पाकिस्तान चेज करने आती है तो स्टार्टिंग में तो पाकिस्तान अपने अर्ली विकेट्स लूज करने लगती है, पर जैसे ही वो थोड़ी पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं वैसे ही बारिश आ जाती है एंड पाकिस्तान का मोमेंटम वहीं खराब हो जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान 164 के स्कोर पे अपने 9 विकेट्स खो देती है एंड वहाब रियाज तो मैच में इंजर्ड हो जाते हैं, इसलिए वो बैटिंग करने ही नहीं आ पाते, जिसकी वजह से इंडिया अपना पहला मैच डीएलएस मेथड की वजह से 124 रन से जीत जाती है। वेल इतनी अच्छी और बड़ी जीत के बाद ऐसा लग रहा था कि इंडिया इजीली क्वालिफाई कर ही जाएगी इस टूर्नामेंट में, और फिर उनका अगला मैच होता है श्रीलंका के अगेंस्ट एंड वही श्रीलंका जो कि उस टाइम पे अपना पहले जैसा क्रिकेट खेल ही नहीं पा रही थी और वो लिटरली अपने फर्स्ट मैच में साउथ अफ्रीका से 96 रन से हार कर आ रही थी। पर यहीं पर पाजा उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि कई बार जो हम चीजें एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं होता, बिकॉज लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। सो इंडिया जब अपना दूसरा मैच 8 जून 2017 को ओवल के ग्राउंड में खेलने उतरती है तो विराट कोहली वापस टॉस हार जाते हैं, जो कि उनकी कैप्टनसी में हमने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा भी है। एनीवेज जब श्रीलंका टॉस जीतकर बॉलिंग चूज करती है तो मैच के अर्ली फेजेस में ये डिसीजन इन पे ही उल्टा पड़ता हुआ दिख जाता है। आज हमारे इंडियन ओपनर्स 138 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाते हैं, जिसमें शिखर धवन बनाते हैं 125 रन, रोहित शर्मा 78 रन। हालांकि उसके बाद श्रीलंका कमबैक जरूर करती है, विराट कोहली को डक पे आउट करके और फिर युवराज सिंह को 18 बॉल स्ट्रगल करवाने के बाद बोल्ड करके श्रीलंकन टीम इंडियन बैट्समैन को बैक फुट पे लाके खड़ा कर देती है। पर फिर एमएस धोनी आकर थोड़ी इनिंग्स को संभालते हैं, जिनका साथ देते हैं केदार जाधव। एमएस धोनी 121 के स्ट्राइक रेट के साथ 63 रन बनाते हैं, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के भी शामिल होते हैं, और दूसरी तरफ 193 के स्ट्राइक रेट के साथ केदार जाधव 3 चौके और 1 छक्का लगा देते हैं, जिस वजह से इंडिया का टोटल 321 पे पहुंच जाता है। अब ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका ऑलरेडी इस मैच को हार चुकी है। आज साउथ अफ्रीका के सामने भी वो 203 पे ही ढेर हो गई थी, और इंडिया की बॉलिंग लाइनअप तो वैसे भी पाकिस्तान को अभी लास्ट ही मैच में 124 रन से हरा कर आ रही थी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज दैट डे श्रीलंका हैड डिफरेंट प्लान्स। अपनी अर्ली विकेट खोने के बावजूद श्रीलंका के सारे बैट्समैन अपना कंट्रीब्यूशन दे देते हैं। धनुष्का के 76, कुशल मेंडिस के 89, कुशल परेरा की रिटायर्ड हर्ट 47, कैप्टन एंजेलो मैथ्यूज की नॉट आउट 50 एंड असीला की 162 के स्ट्राइक रेट से 34 रन की कमाल की फिनिशिंग। एंड इन सभी चीजों के चलते श्रीलंका की ये टीम इस टारगेट को 8 बॉल पहले ही चेज कर लेती है और इंडिया को एक मस्ट विन सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देती है। वेल श्रीलंका से हारना हमारे लिए इतनी शेम की बात बिल्कुल नहीं थी, पर शेम की बात ये थी कि हमने श्रीलंका की सिर्फ 3 ही विकेट्स ली थी, और वो भी उनमें से 2 तो रनआउट्स हुए थे, जो कि उन्हीं की गलती की वजह से हुए थे। यानी कि कहीं ना कहीं हमारी बॉलिंग यूनिट थोड़ी ढीली पड़ रही थी। वेल अब इंडिया को अगर सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करना था तो उन्हें साउथ अफ्रीका को हराना काफी इंपॉर्टेंट हो गया था, एंड इस मैच से ही डिसाइड होने वाला था कि आखिर कौन जाएगा सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई होने। अब ये मैच खेला जा रहा था ओवल लंदन में, जिसमें इंडियन टीम जस्ट श्रीलंका से हारी थी। पर इंडिया को इस हार के बाद एक चीज समझ आ गई थी कि इस ग्राउंड में चेजिंग टीम की जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग टीम्स। यानी कि अगर आप सेकंड बैटिंग करोगे तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड इंडिया इस दिन एक चेंज भी कर दिया, वो उमेश यादव को ड्रॉप करके अपनी 11 में रविचंद्रन अश्विन को लाते हैं, क्योंकि इस पिच को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो स्पिन को फेवर करेगी एंड उस दिन कंडीशंस भी विंडी नहीं थी। अब बस इंडिया को ये मैच जीतने के लिए सबसे पहले टॉस जीतने की जरूरत थी, एंड फाइनली इंडियन टीम 6 मैचेस के बाद टॉस जीत ही जाती है, और फाइनली कैप्टन विराट कोहली टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला लेते हैं, विच एवरीवन न्यू। और बस पहले बॉलिंग करने आई इंडियन टीम तबाही मचा देती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका को इंडिया 195 के अंदर ही ऑल आउट कर देती है, जिसमें शामिल होती है भुवी और बुमराह की मास्टर क्लास बॉलिंग। और जब ये टारगेट को इंडिया चेज करने आती है तो धवन एंड कोहली की पार्टनरशिप के चलते इस मैच को वो 8 विकेट से जीत जाती है, और वो भी 72 बॉल्स रहते हुए। अब इंडिया क्वालिफाई तो कर गई सेमीफाइनल के लिए, लेकिन सेमीफाइनल में उनका मुकाबला अब होने वाला था बांग्लादेश से। एंड बांग्लादेश कोई कम टीम नहीं थी, क्योंकि वो अपने ग्रुप में बहुत अच्छे फॉर्म के साथ आ रही थी। उन्होंने अपने ग्रुप में 2nd पोजीशन पर थी, जिसमें उन्होंने न्यूजीलैंड को मैच हराया था। और जब इंडिया उनके खिलाफ खेलती है तब इंडिया की बॉलिंग को भी बांग्लादेश अच्छे से टैकल कर लेती है। आज बांग्लादेश
बांग्लादेश पहले बैटिंग करते हुए जड़ देती है 264 रन, जिसमें शामिल थे तमीम इकबाल के वो 70 रन और मुशफिकुर रहीम के 61। अब बारी थी इंडिया के इस टारगेट को चेस करने की, जिससे वो फाइनल में अपनी जगह बना पाए। और इस मैच में तो इंडिया आई ही थी धोने के मूड से, लेकिन पहली विकेट ही 14.4 ओवर में ही गिर जाती है शिखर धवन के रूप में, और वो भी बना के जाते हैं 46 रन। लेकिन फिर आती है वो 123 रन की रोहित शर्मा की इनिंग, जिसमें शामिल थे 13 चौके और विराट कोहली की 96 नॉट आउट रन की इनिंग, और फिर जीत जाती है इंडियन टीम इस मैच को 9 विकेट से, और वो भी बस 40 ओवर्स में। अब इतने कमाल के डोमिनेंस के बाद इंडियन टीम फाइनली एंट्री करती है फाइनल मैच में, लेकिन वहां पे वो पहुंचती है ये देखने के लिए कि उनका मुकाबला होने वाला है उन्हीं के आर्च राइवल, जिनको वो पहले मैच में हरा कर आ रहे थे, यानी कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से। हालांकि पाकिस्तान अच्छे फॉर्म में थी, लेकिन इंडिया में ज्यादा डर का माहौल था ही नहीं। सबका यही मानना था कि ग्रुप स्टेज में इतनी बुरी तरीके से हराया था तो फाइनल में भी हरा देंगे। बट अगेन, हम जैसा एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं होता, क्योंकि ये सभी मिसकंसेप्शन या फिर कहूँ अजम्पशंस गलत प्रूव हो जाते हैं, क्योंकि एज फैन हम इमोशंस में ज्यादा सोचते हैं रादर दैन आवर रेशनल थिंकिंग। ओके, तो ये मैच होना था 18 जून को, वो भी ओवल के ग्राउंड में, जहां पर इंडियन टीम टॉस जीत कर लेती है बॉलिंग का डिसीजन। अब एक टाइम पे ये डिसीजन सही भी लग रहा था, पर जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे ही इंडिया का ये डिसीजन उन पर ही भारी लगने लगता है, और सबसे भारी तो एक नो बॉल पड़ जाती है। तो होता यह है कि जब जसप्रीत बुमराह थर्ड ओवर डालने आते हैं और फकर जमान स्ट्राइक पर होते हैं, तो फकर जमान का एज लगता है और वो आउट हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि फकर जमान 3 पर ही आउट हो गए हैं। सब लोग खुश हो रहे हैं और इंडिया को ब्रेक थ्रू मिल गया है, पर फिर अंपायर दिखाते हैं सिग्नल नो बॉल का, और वहां से इंडिया कभी भी कमबैक नहीं कर पाती। उसके बाद पाकिस्तानी बैट्समैन कमाल की बैटिंग करते हैं, खास करके फकर जमान, जो कि बना देते हैं सेंचुरी 114 रन्स के साथ। अजहर अली के 59, बाबर आजम के 46 और मोहम्मद हफीज के 154 के स्ट्राइक रेट से बनाए गए 57 रन्स ले जाती है पाकिस्तान को 338 की स्कोर पर। और अब अगर इंडिया को वो चैंपियंस ट्रॉफी डिफेंड करनी थी तो उनको बनाने थी 339 रन्स। लोग डर रहे थे, लेकिन अब भी उम्मीदें थी। रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली जस्ट सेमीफाइनल में रन बनाकर आ रहे थे, लेकिन आज कोई नहीं बना पाता। हसन अली और मोहम्मद आमिर तो जैसे सारे बैट्समैन को पवेलियन भेजने के लिए आए हो। उनकी बॉलिंग से वो डर बैट्समैन की आंखों में दिख रहा था। सबसे पहले रोहित शर्मा के डक, विराट कोहली के 5, MS धोनी के 4, केदार जाधव के 9, कोई बैट्समैन टिक ही नहीं पा रहा था उनके आगे, और एक पॉइंट पे टीम आ जाती है 72 फॉर 6 पर। लेकिन फिर आती है उम्मीद, हार्दिक पांड्या, जो बनते हैं 2017 के उस फाइनल के इंडिया की एक आखिरी उम्मीद, क्योंकि सामने कोई भी बॉलर आ रहा हो वो या तो चौका या छक्का मार ही रहे थे। जहां दूसरे बैट्समैन 100 तक के स्ट्राइक रेट पे नहीं पहुंच पा रहे थे, उधर वो 177 के स्ट्राइक रेट से 76 रन बना देते हैं, जिससे टीम को अभी भी उम्मीद थी कि हम जीत सकते हैं। हर 2 ओवर में वो ऑलमोस्ट बाउंड्रीज लगा रहे थे। सबको लग रहा था कि अब इंडिया जीत ही जाएगी, क्योंकि एक एंड पर हार्दिक है, वहीं दूसरे एंड पर जडेजा अब भी खड़े हैं। लेकिन फिर आता है वो कंट्रोवर्शियल एंड एज आई शुड से शॉकिंग रनआउट। जडेजा और हार्दिक के बीच में मिसकम्युनिकेशन होती है, जिस वजह से हार्दिक रनआउट हो जाते हैं। इंडिया के जीतने की होप्स भी चली जाती है, और हार्दिक के जाने के बाद इंडियन टीम ऑल आउट हो जाती है सिर्फ 158 के स्कोर पे। जस्ट 158 रन्स। पाकिस्तान ने ना ही बस उस मैच को जीता था, बल्कि डिफेंडिंग चैंपियंस को 180 रन से हरा भी दिया था। और इस मैच के बाद इंडिया में काफी कंट्रोवर्सीज हुई। सभी फैंस गुस्से में थे, प्लेयर्स के पुतले जलाए गए, बहुत आउटरीच हुआ। कई शहरों में लोगों ने टीम इंडिया को खराब प्रदर्शन पर जमकर भला बुरा कहा। लोगों के गुस्से को देखते हुए रात में रांची में धोनी के घर की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। पर इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, हमारी भावनाओं के साथ खेला। अरे हम तो कहीं के नहीं रहे। इवन अनिल कुंबले को तो एज अ कोच हटा भी दिया गया। अब आपको लग रहा हो कि इसमें कोच ही गलती थी। नहीं, आपको याद हो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में पूछा था कि इस हार के जिम्मेदार कौन था। वेल, यहाँ पे जो असली गलती थी वो थी हमारे डिसीजन की। इस टूर्नामेंट में ओवल ग्राउंड में साफ साफ पता चल रहा था कि बॉल बाद में मूवमेंट जरूर करेगी, जो कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने काफी अच्छे तरीके से करी। आज उन्हें एटलीस्ट 12 ओवर्स तक ये मूवमेंट मिल रहा था बॉल में। चलो वो तो रही वेदर की बात। आप अगर हमारी बॉलिंग भी देखोगे तो हम इस दिन 3 स्पिनर्स को लेके उतरे थे एंड एक पार्ट टाइम पेसर भी, और फिर हमारे पास थे भुविया और बुमराह, जो कि ऑफ कोर्स हमारे मेन पेसर्स थे। बट ओवल के इस ग्राउंड में पेसर्स का बोलबाला रहा था। पाकिस्तान भी तो 3 पेसर्स लेके उतरी थी,
तो आप क्यों नहीं, आप मोहम्मद शमी के साथ क्यों नहीं उतरे? एंड सबसे बड़ी बात, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, पूरे टूर्नामेंट में हम केदार जाधव को सही से यूटिलाइज ही नहीं कर पाए। जहां केदार जाधव हमारे लिए एक अच्छा बैकअप ऑप्शन हो सकते थे, जो कि मैच के रैंडम मोमेंट में आके विकेट को निकाल सकते थे, लेकिन वो इम्पैक्ट उनकी साइड से नहीं मिला क्योंकि उनको उस वे में यूज ही नहीं किया गया। अगर केदार जाधव से आप ज्यादा बॉलिंग नहीं करवा रहे थे इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, तो आप उनकी जगह कोई और बेटर ऑप्शन क्यों नहीं लाए? शमी ही क्यों नहीं लाए टीम के अंदर? हाँ, केदार जाधव ने बाबर आजम को फाइनल में आउट जरूर करा, बट सोचो अगर हमारे पास मेन पेसर शमी होते, ये 339 रन्स का एक मैसिव टारगेट चेस करने का प्रेशर शायद इतना ज्यादा ना होता और शायद इंडिया कभी चोक ही नहीं करती। वेल, ये सब तो ब्लेम गेम की बात है। अब उसके बाद भी इंडिया ने कभी अपनी गलती को नहीं सुधारा। एटलीस्ट अगले 5 साल तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। और कैसे बोल सकते हैं वो अनिल कुंबले की और विराट कोहली की कंट्रोवर्सी, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है आप चैनल पे चेकआउट जरूर करना। तो आप अब तक ये समझ ही गए होंगे इसका जो मेन विलन था इस हार का, यानी कि टीम मैनेजमेंट और साथ में कोहली कुंबले के ईगो क्लैश की। वेल, अब आप समझ ही गए होंगे कि ये विराट कोहली और अनिल कुंबले की कंट्रोवर्सी कितने बड़े लेवल पे रही कि हमें एक टूर्नामेंट ही हारना पड़ गया। अब मैं ऑफकोर्स इस वीडियो को किसी ब्लेम पे एंड करना नहीं चाहता, इसलिए कितना ही बुरा एंड रहा हो हमारा इस टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन इंडिया ने ये टूर्नामेंट भी काफी अच्छे तरीके से डोमिनेट किया था। उसके लिए थैंक यू टू इंडियन टीम and to all the players, including our respective coach and captain of that time. You all did your best. Of course, you can't win all the time, but I and we all know you did your best. So that's it for this video. अगर आपको रिकी पॉन्टिंग के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर आपको ये जानना है कि MS धोनी क्रेडिट स्टीलर क्यों है तो यहाँ पर क्लिक करो। Thanks for watching. See you in the next one.